स्क्रीन विजिबल है या नहीं? है सर। 1 मिनट रुको। चलो, लास्ट क्लास में क्या हुआ था बताओ। कहाँ तक किए थे हम लोग लास्ट क्लास में? बोलो बोलो, आवाज आ रहा है तो। लास्ट क्लास में क्या डिस्कस? रेवोल्यूशन पर सेकंड और टाइम पीरियड निकालना सिखाए थे, फिर कुछ न्यूमेरिकल दिए थे। चलो, बोर्ड्स मॉडल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब बोर्ड्स मॉडल का भी कुछ कुछ है। ठीक है, बोर्ड्स मॉडल का लिमिटेशंस क्या क्या होता है वो चीज हम लोग देख लेते हैं। तो इसको डिटेल में नहीं है, बस जानना है क्या क्या होता है लिमिटेशन, कहाँ कहाँ बोर्ड्स मॉडल वैलिड नहीं होगा। तो सबसे पहला तो लिमिटेशन बोर्ड्स मॉडल का, ये तो ऑलरेडी बताए ही थे तुम लोगों को कि बोर्ड्स मॉडल सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है। बताए थे ना, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए इट इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब एक से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनके स्पेक्ट्रल लाइंस को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। हेलो, दिख रहा है ना सबको? हाँ सर। चलो, तो फर्स्ट तो ये, इट इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इट कुड नॉट, मतलब इसी में लिख लेना पॉइंट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन the line spectra of atoms containing more than one electron। ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ये हो गया। सेकंड, कि कुछ कुछ फेनोमेनन होते हैं स्पेक्ट्रल लाइन से रिलेटेड, जैसे स्पेक्ट्रल लाइंस को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर स्पेक्ट्रल लाइंस को प्लेस कर दें तो उनका स्प्लिटिंग हो जाता है। एक लाइन जो है बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स में वो स्प्लिट कर जाएगा। ठीक है, तो वो चीज भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है बोर्स मॉडल की, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे इनका स्प्लिटिंग क्यों होता है लाइन स्पेक्ट्रम का, वो चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को यहाँ नहीं पढ़ना है, बस जानना है कि ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है उस इफेक्ट्स को। दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ spectral lines in magnetic field। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइंस को रखने पे क्या होता है, उनका स्प्लिटिंग हो जाता है। इस इफेक्ट को बोला जाता है जीमैन इफेक्ट। ठीक है, तो जीमैन इफेक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। एंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अगर हम लोग इसको प्लेस करें स्पेक्ट्रल लाइंस को, तो उनका भी स्प्लिटिंग हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको स्टार्क इफेक्ट बोला जाता है। तो जीमैन और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है बोर्स मॉडल। तो ये इसका लिमिटेशन हो गया। एक और लिमिटेशन है कि दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो हम लोग देखेंगे अभी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। तो दिस थ्योरी could not explain the uncertainty principle।
ठीक है, ये कुछ कुछ लिमिटेशंस हो गए बोर्स मॉडल के, कहाँ कहाँ बोर्स मॉडल जो अप्लाई एप्लीकेबल नहीं होगा। हेलो हेलो, यस सर। स्क्रीन दिख रहा है या नहीं? नहीं सर, कब से नहीं दिख रहा है? अभी जस्ट। चलो अभी दिख रहा है। यस सर। चलो लिख लो इसको, लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल, कहाँ कहाँ बोर्स मॉडल एप्लीकेबल नहीं होगा। सर न्यूमेरिकल्स बनाए थे तो 3 क्वेश्चन में डाउट था। ठीक है, डाउट डिस्कस कर लेंगे। और भी बनाओ, सारा एक साथ एक ही दिन पूछ लेना। हो गया, लिख लिया? यस सर। चलो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको कि हम लोग डुअल नेचर भी बोलते हैं। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, जैसे कि हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में देखे इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरह ट्रीट किया गया, या बोर्स मॉडल में भी देखे इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह ही ट्रीट हुआ। लेकिन कुछ कुछ साइंटिस्ट जो है या कुछ अलग थ्योरीज में इलेक्ट्रॉन को डुअल नेचर बताया गया है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है डुअल नेचर पोजेस करता है। जैसे कोई भी मैटर है तो उनके पास डुअल नेचर होता है, वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और वेव की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, तो इनको हम लोग डुअल नेचर बोलते हैं। ठीक है, तो जो एक्चुअली जो क्लासिक वेव मैकेनिकल थ्योरी होता है, क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी, तो उसमें डुअल नेचर उनको बोला जाता है, डुअल नेचर वो प्रोसेस करते हैं। ठीक है, जिसमें कि पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और एट द सेम टाइम इट कैन बिहेव एज ए वेव आल्सो, डुअल नेचर। तो इसमें जो इस चीज को सबसे पहले जो एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर को, उनका नाम था डी ब्रॉय। ठीक है, जिसको हम लोग लिखते हैं ये है डी ब्रॉगली। ठीक है, बट इनका प्रोनाउंसिएशन है डी ब्रॉय। ठीक है, डी ब्रॉय की तरफ प्रोनाउंस किया जाता है इनको। तो यही सबसे पहले एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रॉन को जो है डुअल नेचर पोजेस करते हैं, मतलब डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव both as a particle as well as a wave। ठीक है, डी ब्रॉगलीज इक्वेशन अभी हम लोग लिखेंगे। तो ये है डी ब्रॉय का, ये स्टेटमेंट है, हाइपोथेसिस है, ये इसके बारे में रिसर्च किया था। ठीक है, दिख रहा है ना स्क्रीन? हेलो, हाँ सर। चलो। अब एक्चुअली डी ब्रॉय का एक इक्वेशन होता है, वो इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं हम लोग, तो जैसे देखो एक इक्वेशन था
प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का एनर्जी का इक्वेशन क्या है? एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, है ना? ये तो पढ़े हो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग, यस सर। या फिर इसको हम लोग एच सी बाय सी लेमडा बाय भी लैम्डा। लिखते हैं, एच सी बाय लेमडा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आया, ठीक है, जो कि प्लैंक्स इक्वेशन से आया है। सेकंड हम लोग एक आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशनशिप वाला इक्वेशन तुम लोग पढ़े होगे, E इज E is इक्वल टू equal to mc square. एम सी स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन 2 है। तो ये दोनों एनर्जी को ही रिलेट कर रहा है, ई क्या है, एनर्जी को ही डिनोट कर रहा है। तो अगर कोई फोटोन, किसी का भी एनर्जी हो सकता है, अगर फोटोन का एनर्जी की बात कर रहे हैं तो फोटोन का एनर्जी जो है ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से इस इक्वेशन से आएगा, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। और वही फोटोन का एनर्जी अगर हम लोग आइंस्टाइन के इक्वेशन से निकालें तो इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तब इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे हम लोग, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों तो एनर्जी का ही वैल्यू दे रहा है। तो फ्रॉम 1 and 2 हम लोग बोल सकते हैं कि एच सी बाय लेमडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक्चुअली जब हम लोग लेमडा निकालेंगे, इसको लेमडा को उधर भेजो, एम सी को इधर भेज देते हैं, तो सी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बच जाएगा, एच बाय एम इंटू सी, ठीक है। सी यहाँ पे देखो, अगर हम लोग लाइट यूज कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट आएगा, लाइट के जगह अगर कोई दूसरा वेव ले लोगे तो वहां पे उस वेव का हमको वेलोसिटी लिखना होगा, समझ रहे हो ना। सी हम लोग जनरली क्या, सी अगर लाइट के जगह पे यूज करते हैं ना, सी को, स्पीड ऑफ लाइट है वो, तो लाइट के जगह अगर कोई दूसरा वेव हम लोग ले लें तो दूसरे वेव के केस में उसका वेलोसिटी हमको लेना होगा, ठीक है। तो लेमडा सर इज इक्वल टू, हाँ बोलो। दूसरे वेव में एम सी स्क्वायर में तो सी ही रहेगा ना। क्या दूसरे वेव में? दूसरा वेव है तो एलएचएस में ना चेंजेस होगा, राइट, आरएचएस में नहीं ना। क्यों नहीं है वहां पे, जैसे एम सी स्क्वायर वो स्पीड ही है, जैसे वो लाइट के लिए वो है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के लिए वो लिया गया है। अगर उसके जगह कोई दूसरा लाइट के अलावा कोई और अदर स्पीड है, जैसे अज्यूम किया जाता है कि वैक्यूम में किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पीड जो होता है वो लाइट के तरह ही होता है, मतलब लाइट के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग वो सी ही यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में कि कोई दूसरा वेव है, तो वहां पे हम लोग उस वेव का वेलोसिटी ले लेते हैं, अलग वेलोसिटी अगर होगा तो, ठीक है। दोनों में हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मोर कॉमन जो है वो हमेशा जनरली स्पीड ऑफ लाइट ही आता है, इसलिए वो फॉर्मूला उस तरह से है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम सी हो गया, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं एच बाई पी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। पी क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम होता है ना, मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाए, जनरलाइज करके ही लिखते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी लिख लेते हैं, ठीक है। और इन केस ऑफ लाइट v के जगह पे c आ जाएगा, तो मास इनटू वेलोसिटी, या फिर इसी को लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी, लीनियर मोमेंटम भी बोल सकते हैं। तो यही जो लैम्डा आया, इसी लैम्डा को बोला जाता है डी ब्रॉयस वेवलेंथ, ठीक है, डी या डी ब्रॉगली, चलो यूज कर लेते हैं जहाँ। तो ये डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ हो गया, ठीक है, लैम्डा, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एच बाय एम। एच हो गया यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट, एम हो गया मास, वी वेलोसिटी, या फिर एच बाय पी, पी हो गया लीनियर मोमेंटम, ठीक है। पी क्या है यहाँ पे, लीनियर मोमेंटम। इसको देखोगे बहुत जगह एनर्जी से भी रिलेट किया जाता है, जैसे मान लो काइनेटिक एनर्जी से रिलेट किया जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। हम्म, Yes, sir. हेलो। तो यहाँ पे देखो,
इसको 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी 2 को इस साइड भेज दिए तो डेट इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, अब m से दोनों साइड हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो m से दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, देखो तो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी होगा, और यहाँ पे आ गया हमारा m स्क्वायर वी स्क्वायर, और m स्क्वायर वी स्क्वायर को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं मोमेंटम से। ये हो गया 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे देखो mv को लिख सकते हैं हम लोग p का स्क्वायर, m स्क्वायर v स्क्वायर है तो mv का होल स्क्वायर हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू p का लीनियर मोमेंटम का होल स्क्वायर। तो यहाँ से p जो हो गया लीनियर मोमेंटम क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी होगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? हेलो, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p, दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर। नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉयज वेवलेंथ क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p, तो यहाँ पे पुट करोगे देखो लैम्डा इज इक्वल टू h बाय, अब p के जगह पे हम लोग पुट कर दिए अंडर रूट 2m 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये भी देखोगे अगर काइनेटिक एनर्जी का टर्म में पूछा गया है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करते हुए ये इक्वेशन आ गया। लिख लिए तो एक क्वेश्चन देंगे फिर। हेलो, हो गया? लिख लिए तो बोलो। यस सर। यस सर। चलो, तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास पता ही है तुम लोगों को, 9.1 इंटू 10 to the power minus 31 kg. If its kinetic energy is 3 into 10 to the power minus 25 joule, calculate its wavelength. चलो फाइंड करो। ये क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन नंबर 2, calculate the mass of a photon with wavelength 3.6 एंगस्ट्रम। ठीक है, दोनों फाइंड करो।
सर पहला का 8.9625 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। -7 मीटर। नहीं नहीं, -7 तो नहीं है, पावर एक बार चेक करो फिर से। हो गया? कितना आया पहले का? हम्म, किसी का आया तो बताओ। लोग कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। फर्स्ट का आंसर क्या है बताओ कोई भी। लैम्डा कितना आ रहा है? कोई कुछ बोलोगे? हेलो? 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 यस सर। आंसर आया किसी का? तो निकाल रहे सर, लंबा कैलकुलेशन थोड़ा बस पहले वाले का। ठीक है, करो जल्दी करो थोड़ा। कैलकुलेशन तो है लंबा, करो।
सर मेरा तो फिर वही आ रहा है जो पहले आ रहा था। क्या आ रहा है? सर 8.9625 into 10 to the power -7 मीटर। 8967 into 10 to the power -10 मीटर, ये है आंसर। सर मेरा वाला और इसमें अंतर क्या था? सर दूसरे का 6.153 इंटू 10⁻³ kg। कितना सेकंड का? 6.153 इंटू 10⁻³ kg। 6.135 into 10 raised to 153 power इंटू 10⁻³ -29 kg, -33 नहीं। ठीक है, जो जो कैलकुलेट किए हो मैच कर लो। पहले वाले का अप्रॉक्स वैल्यू आ रहा है, उतना इतना आंसर है। हाँ ठीक है, अप्रॉक्स आ रहा है, सही है। यहाँ पे इसको हम लोग 896, अच्छा इसको अगर हम लोग नैनोमीटर में रिप्रेजेंट करना चाहें, या तो 8967 एंगस्ट्रम में हो गया, नैनोमीटर में रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये 896.7 नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्स भी आएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जिसका फर्स्ट हो गया वो सेकंड बनाओ। सर मेरा भी -33 kg आ रहा है, 29 नहीं। -33 आ रहा है, चलो देख लेते हैं। एम एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, H/mv, यही तो होगा। सॉरी, mv नहीं, lambda v, lambda इज इक्वल टू H/mv होता है ना, तो एम एस इक्वल टू H/λv होगा। ये मास ही निकालना है ना, तो h का वैल्यू हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। लेमडा कितना दिया हुआ है बताओ? 3.6 एंगस्ट्रम है, तो 3.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और वेलोसिटी फोटोन दिया हुआ है, तो स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। करो कितना आ रहा है अब? सो मेरा 6.67 into 10 to the power -29 kg आ रहा है।
आ गया उतना जितना आंसर लिखे हैं उसी के अप्रोक्सीमेटली आ रहा है? सर अप्रॉक्स में आया। ठीक है चलो अप्रोक्सीमेट पावर तो 29 10⁻⁻29 ही आ रहा है ना। सर मेरा तो वही आया, पावर उतना ही आया, बस हम्म 6.67 आया उधर में। सॉल्व कर लो, ऐसा साफ साफ दिख ही रहा है। 10⁻⁻2 होगा, वो ऊपर जाएगा 10⁻32, फिर जब इसको लोगे कर लो कैलकुलेट, देखो क्या आ रहा है। बन गया? यस सर। हम्म हाँ सर बन गया। चलो ठीक है, सिंपल है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है चलो, तो यही है, इसमें और कुछ नहीं है। डी ब्रॉयस इक्वेशन में बस एक स्टेटमेंट होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, और उसका वेवलेंथ कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम बी, या फिर लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, या फिर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में होगा तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई √2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये रिलेशन बस ध्यान रखना, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट जो है इसमें जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का बात हो रहा था बोर्स मॉडल में, कि वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक्चुअली कौन सा है? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट लिखो। इट स्टेट्स दैट इट इज impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum or velocity of an electron। ठीक है, ये देखो, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली देखो ये इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल अगर वेव में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन जैसे वेव की तरह अगर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, जैसे किसी ऑर्बिटल में, जैसे मान लो ये ऑर्बिटल, तो हम लोग जैसे मान लो ये सर ऑर्बिटल है या कोई ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है एक वेव की तरह घूम रहा है, ये इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अगर ये वेव की तरह मूव कर रहा है, इसको थोड़ी सी
ठीक है, तो वेव की तरह अगर मूव कर रहा है तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि अगर वो वेव मोशन कर रहा है तो इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम लोग एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम दोनों अगर एक ही साथ हम लोग पता करना चाहें किसी भी इलेक्ट्रॉन का, तो वो एक ही टाइम पे दोनों एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं किया जा सकता या डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट है एक्चुअली कि अगर इलेक्ट्रॉन वेव मोशन कर रहा है, ठीक है, तो सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली मतलब एक ही टाइम पे उसका ना तो हम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम दोनों एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग एग्जैक्ट पोजीशन डिटरमाइन कर पा रहे हैं तो उसके उस जगह पे एग्जैक्ट मोमेंटम डिटरमाइन नहीं हो पाएगा। ठीक है, साइमल्टेनियसली का मतलब ये हो कि एक ही साथ हम लोग दोनों चीज एग्जैक्ट पोजीशन एग्जैक्ट मोमेंटम दोनों डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्ट मोमेंटम की जगह बहुत जगह देखोगे वेलोसिटी लिखा हुआ रहता है, बिकॉज मोमेंटम एक्चुअली क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। तो मास तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, तो चेंज क्या होगा, वेलोसिटी ही चेंज होता है ना। ठीक है, तो इसलिए वेलोसिटी भी लिखा हुआ मिलेगा। तो एक्चुअली ये सब डिटेल में नहीं करना है, इसका एक रिलेशन होता है, बस ये मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही हायर स्टडीज का चीज है, ये सब डिटेल में बस जानना है क्या स्टेटमेंट होता है और कुछ नहीं है। तो मैथमेटिकली इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डेल्टा एक्स, ये जो है चेंज इन पोजीशन है। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, एक्स जो होता है वो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डिटरमाइन करता है, इनटू डेल्टा पी, ये अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाय 4 पाई। ठीक है, ये मैथमेटिकल रिलेशन है। ये बस ये मत पूछना कहाँ से आया है, ये सारा एक्सपेरिमेंटल डेटा है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये सारा इस इक्वेशन तक फाइनली पहुंचा गया है। h जो है यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट है और 4 पाई तो वो तो कांस्टेंट ही है पूरा। तो मैथमेटिकली ये देखा गया यहाँ पे डेल्टा x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ठीक है, कि पोजीशन में कितना अनसर्टेनिटी है, क्योंकि क्या बोला जा रहा है कि हम लोग एग्जैक्ट पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो अगर एग्जैक्ट पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं तो अनसर्टेनिटी कितना है, मतलब जो पोजीशन हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं और वो एग्जैक्ट वैल्यू जो है उसमें उन दोनों के बीच में अनसर्टेनिटी कितना है हमारा, तो वो डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंटेड है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। और दूसरा एग्जैक्ट मोमेंटम अगर हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं तो भाई डेल्टा पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। लिख रहा हो ना इसको साथ में ही, हेलो। सर हाँ सर अगर वहाँ p के जगह v लिख दे तो 4 पाई m हो जाएगा क्या? हाँ, वो बता रहे हैं अभी। डेल्टा पी को देखो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोमेंटम को हम लोग लिखते हैं मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे मास तो चेंज हो नहीं सकता है, फर्क किस में होगा, वेलोसिटी में होगा। तो अगर यहाँ पे ऐसे अगर हम लोग लिखें p के जगह पे mv लिख दें तो m तो कांस्टेंट रहेगा हमेशा, तो m को बाहर कर दिया और ये डेल्टा किसके साथ लग गया, v के साथ, तो ये m इंटू डेल्टा v हो गया। तो दूसरा फॉर्म ये हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा x इंटू डेल्टा p के जगह हम लोग लिख सकते हैं m इंटू डेल्टा v, और दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाय 4 पाई। ठीक है, तो अगर हम m को उस साइड ट्रांसफर कर दें तो यहाँ से दूसरा रिलेशन हो गया, डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई m। ठीक है, तो ये और यहाँ पे डेल्टा x तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हो गया और डेल्टा v क्या हो गया, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक है, तो ये रिलेशन है, तो ये रिलेशन बस ध्यान रखो।
उसमें कहाँ से आया, कैसे बना, ये सब मत पूछना, सब बहुत साइंटिफिक रिसर्च का चीज है। तो ये सब एक्सपेरिमेंटल डेटा से आया कि बार बार ये इसके बराबर वैल्यू आ रहा था, h/4πm, मतलब h/4π जो कांस्टेंट है उसके बराबर वो बार बार वैल्यूज आ रहा था, इसीलिए उसके बराबर वो सब्स्टिट्यूट किया गया है। ठीक है, लिख लिया इसको। हेलो, Yes, sir. अब यहाँ भी एक ये है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इस इसका सिग्निफिकेंस जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए, माइक्रोस्कोपिक मतलब जो माइक्रो लेवल का ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब बहुत ही कम, बहुत ही छोटा पार्टिकल जो है जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़े, तो माइक्रो ऑब्जेक्ट्स के लिए ही ये वैलिड होता है। जो बड़ा ऑब्जेक्ट है उसके लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट करके भी लिख लेना पॉइंट कि द इफेक्ट ऑफ हाइजेनबर्ग the effect of Heisenberg uncertainty principle is significant only for the motion of microscopic objects। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। and is negligible for that of macroscopic। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो में फर्क तो समझते हो ना? हेलो। Yes, sir. तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिग्निफिकेंट होगा सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, जो बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लिख लियो इसको। इसमें देखो न्यूमेरिकल जब इसका सॉल्व करेंगे ना हम लोग, तो इसमें हम लोग इक्वल टू लेके सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। जैसे ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना साइन में, तो न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड तो इक्वल टू यूज करके कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन जैसे सिंपल सा देते हैं। क्वेश्चन है जैसे कोई एक इलेक्ट्रॉन ही है या फोटोन है, ठीक है, जिसका कि हमको डेल्टा एक्स का वैल्यू दिया गया है 0.1। इलेक्ट्रॉन ही है, चलो, उसके अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स का वैल्यू हमको 0.1 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। ठीक है, हमसे पूछा गया है व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी, मतलब डेल्टा वी हमको निकालना है फॉर एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, चलो फाइंड आउट करो तो, क्योंकि मास तो तुमको एम पता ही है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो कैलकुलेशन है थोड़ा सा, ठीक है, करके बताओ डेल्टा वी कितना आएगा।
सर पाई का वैल्यू 22/7 ही लेना है। हाँ, पाई का 22 वो तो पाई का यूनिवर्सल वैल्यू है ना, 3.141 ले लो फ्रैक्शन डेसिमल। Sir, 5.79 into 10 to the power 5. 5.79 into 10 to the power 5, 10 to the power 6 पावर में Yes, क्यों sir. गलत? 10 to the power 6, sir. Sorry, sir. तो ये डेल्टा वी आ जाएगा 5.79 इंटू 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आ गया सबका? हेलो, आया या नहीं? बोलो जल्दी। यस सर आ गया। चलो, तो एक तो ये इस टाइप का सिंपल सा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, और एक इस टाइप के क्वेश्चन भी तुमको मिलेंगे। जैसे मान लो, ये तो देखो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत ही छोटा होता है, तो इसलिए देख रहे हो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट वैल्यू आ रहा है, ठीक है, मतलब पावर 6 के रेंज में आ रहा है, मतलब ये सिग्निफिकेंट वैल्यू है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक है। लेकिन अगर मान लो हम लोग कोई मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट ले लें, मतलब ले लें, इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो उसके जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, एक बॉल है कोई भी जिसका मास दिया गया है 40 ग्राम है, तो इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास देख रहे हो 10 टू द पावर, ग्राम में भी बात करें तो -27 होता है ना, 28 ग्राम में होगा, 9.1 इंटू 10 टू द पावर, अगर हम लोग सॉरी ये केजी में है 10 टू द पावर -31 केजी, ग्राम में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -34 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ उसके रेस्पेक्ट में अगर हम लोग इसको बात करें तो ये क्या है, कितना बड़ा है इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में, तो ये बहुत ज्यादा है, तो उसके रेस्पेक्ट में तो ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट ही होगा। और इसका स्पीड जो दिया गया है, वेलोसिटी, मास 40 ग्राम है, इसका वेलोसिटी जो गिवन है, वेलोसिटी है 45 मीटर पर सेकंड, तो देख रहे हो ये दिया गया, और ये चीज बोला गया है कि स्पीड कैन बी मेजर्ड, इसका स्पीड कैन बी मेजर्ड within accuracy of 2%, then calculate the uncertainty in position, ठीक है, uncertainty in position। तो अब यहाँ देखो,
ये एक मास दिया गया, वेलोसिटी दिया गया, क्या बोला जा रहा है, इसका स्पीड जो है, वेलोसिटी, इट कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, मतलब 2% के एक्यूरेसी में ही मेजर किया जा सकता है। तो 2% एक्यूरेसी किसका, जो ओरिजिनल स्पीड है उसका 2% एक्यूरेसी। तो यहाँ पे एक्चुअली इनडायरेक्टली ये डेल्टा वी का वैल्यू दिया गया, डायरेक्टली डेल्टा वी तुमको लिख के नहीं दिया, वो इस फॉर्म में लिख दिया कि स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%। तो मतलब डेल्टा वी क्या हो गया, 2% ऑफ जो ओरिजिनल स्पीड है v, तो उसके एक्यूरेसी में मेजर करना है, तो उसका 2%। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा वी हमारा क्या आ जाएगा, 2% ऑफ जो है v, 45 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो यहाँ से डेल्टा वी निकाल लोगे, मास इसका दिया है, डेल्टा एक्स तुमको फाइंड आउट करना है। चलो फाइंड करो, तो देखो कितना आ रहा है डेल्टा एक्स। सर 1.46 into 10 to the power minus 33। तुम क्या पहले से सॉल्व करके रखती हो? सर हम बनाए हुए हैं एनसीईआरटी पूरा, और एक्चुअली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भी नहीं, मॉड्यूल में क्वेश्चन था। बनाई हुई तो अभी खुद नहीं बना रही हो, सर फिर से बना रहे हैं। तो मतलब इतना जल्दी कैलकुलेशन कैसे हो जा रहा है? तो बहुत लार्ज वैल्यूज एसोसिएटेड है। याद है क्या आंसर सारा? नहीं सर। तो फिर इतना जल्दी तो कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, वो भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन। क्योंकि बहुत लार्ज वैल्यूज एसोसिएटेड हैं। इसका मतलब अभी नहीं बना रही हो तुम। कितना आ रहा है डेल्टा एक्स? ये आ रहा है 1.46 इंटू 10 to the power minus 33 मीटर। जो जो कैलकुलेट किए हो देख लो आ रहा है या इतना या नहीं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ध्यान रखना, ये देखो जैसे यहाँ पे स्पीड के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है कि स्पीड जो है 2% एक्यूरेसी में मेजर किया जा रहा है, उसी तरह अनसर्टेनिटी इन पोजीशन के बारे में भी ऐसा लिख के दिया जा सकता है, मतलब डायरेक्टली अनसर्टेनिटी नहीं देके वो इस फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसे परसीव करते हैं। तो अगर लिखा हुआ स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि डेल्टा वी जो है डेट इज 2% ऑफ वी हो गया। तो वहां से कैलकुलेट कर लेंगे, तो 2% ऑफ वी होगा, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, 2% ऑफ वी कितना है हमारा, 45 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका जब 2% लोगे डेट इज इक्वल टू 0.02 इंटू 45, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.9 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो डेल्टा वी का वैल्यू यहाँ पे हो गया 0.9 मीटर पर सेकेंड। तो जो फॉर्मूला है यूज करोगे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी,
और तुम लोग को बोले थे कैलकुलेशन के लिए हम लोग इक्वल टू यूज कर लेते हैं h/4πm, यही है। तो यहाँ पे डेल्टा v आ गया हमारा, तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, h/4πm इंटू डेल्टा v। ठीक है, तो अब सारा वैल्यूज पुट करो, 6.626 h का 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, 4 पाई का वैल्यू 3.14, मास दिया हुआ है 40 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना क्योंकि हम लोग सारा एसआई यूनिट में ले रहे हैं ना, तो 40 ग्राम हम ग्राम में नहीं पुट कर सकते हैं। एसआई यूनिट मास का क्या होता है, केजी, तो इसको हमको केजी में बदलना होगा। तो 40 ग्राम को केजी में कैसे लेंगे, 10⁻³ kg। ठीक है, ये चीज ध्यान देना क्योंकि सारा एसआई यूनिट में पुट कर रहे हैं। तो ये दोनों तो कांस्टेंट था, बट मास जो है 40 ग्राम है, तो केजी में इंटू 10⁻³ kg हो गया। और फिर डेल्टा वी तो वो तो मीटर पर सेकंड एसआई यूनिट में ही है, तो 0.9। बस इसी को सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर, देख लो। कैलकुलेटर यूज कर लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है। इतना ज्यादा कैलकुलेशन तुम्हारे जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे तो उसमें इतना ज्यादा कैलकुलेशन वाला नहीं होगा। वैल्यूज सब्जेक्टिव में दिया जा सकता है, यूज कर लो कैलकुलेटर अभी फिलहाल। सर अप्रॉक्स में तो उतना ही आ गया वैसे। आ गया 1.46। हाँ सर, अप्रॉक्स में आया 1.39 ऐसा कुछ करके। हाँ ठीक है, चलो उतना चलता है। पावर 10⁻³ आ रहा है ना हाँ सर। मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि ये जो वैल्यू आया अनसर्टेनिटी एंड वेलोसिटी, सॉरी पोजीशन, ये देख रहे हो 10⁻³ आ रहा है। तो ये कहीं से सिग्निफिकेंट दिख रहा है क्या, तो 10⁻³ समझ रहे हो कि जो एक्चुअली जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो कितना, रेंज कितना होता है, 10⁻15 मीटर उसका होता है, डायमीटर होता है ना। न्यूक्लियस का जो साइज होता है, डायमीटर जो बोलते हैं, 10⁻15 के ऑर्डर में होता है। और ये जो अनसर्टेनिटी आ रहा है देख रहे हो 10⁻33, मतलब इससे भी कितना टाइम्स कम हो गया, ऑलमोस्ट 10⁻18 टाइम्स इससे और छोटा है। मतलब ये बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि 10⁻18 मतलब तो सोच भी नहीं सकते हो उतना। तो इसलिए ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, क्योंकि ये देखो इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में ये बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट था, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए एक लाइन पहले ही लिखा दी है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंस जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है। मैक्रोस्कोपिक के लिए जब सॉल्व करोगे, बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए जब उसका वैल्यू निकालोगे, तो यहाँ देखोगे तो जो कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन यहाँ पे निकाल रहे थे, तो उसका देखो वैल्यू इतना ज्यादा इनसिग्निफिकेंट आएगा कि वो बिल्कुल नेग्लिजिबल की तरह ही उसको ट्रीट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसलिए अगर पूछा जाए सिग्निफिकेंस क्या है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, तो दैट कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब के उस माइक्रो लेवल के ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर मैक्रोस्कोपिक बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए इसको अप्लाई करोगे तो उसका वैल्यू बिल्कुल नेग्लिजिबल आएगा। ठीक है, तो दिस इज द सिग्निफिकेंस। हो गया, हेलो, आ गया सबका? बोलो। बन गया ना सबसे, आंसर मैच कर लेना, ठीक है, वही आंसर।
तो ये हो गया, ये दोनों प्रिंसिपल हम लोग देख लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें देखोगे एनसीईआरटी में अगर टॉपिक देखोगे, एक शॉर्डिंगर इक्वेशन तुमको दिखेगा, शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन। तो वो भी एक्चुअली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का चीज है। तो वो चीज हम लोग के सिलेबस में बिल्कुल मतलब अभी तो फिलहाल वो शॉर्डिंगर वाला चीज टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे तुम लोग को, वो बाद में ही पढ़ना, ठीक है? क्योंकि उसका तो बेसिक हम लोग इंट्रोडक्शन ही 11th-12th में बताया जाता है, उसको डिटेल में वैसे भी नहीं पढ़ना है, ठीक है? ये सारा बहुत ही हायर क्लासेस का टॉपिक है। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट दिया है, तो वो चीज बाद में ही करेंगे हम लोग, ठीक है? जब जाओगे जब चैप्टर खत्म होगा उसके बाद उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? शॉर्डिंगर इक्वेशन, क्योंकि बस इंट्रोडक्शन है, उसमें और कुछ नहीं है। एक इक्वेशन होता है और उसके इक्वेशन के रेस्पेक्ट में हम लोग 2-3 ग्राफ्स इसका प्लॉट करते हैं, तो वो सारा चीज हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वांटम वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ऑर्बिटल्स और क्वांटम नंबर वाला टॉपिक पहले उसको खत्म करेंगे, ठीक है? उसके बाद जब लास्ट हो जाएगा चैप्टर तब फिर वो शॉर्डिंगर इक्वेशन देख लेंगे, ठीक है? हेलो, आवाज आ रहा है ना? हेलो, हेलो, हेलो। यस सर, आवाज आ रहा है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्लास से हम लोग ऑर्बिटल और क्वांटम नंबर वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तुम लोग बोर्स मॉडल के क्वेश्चंस बना लियो क्या? वो पूरा जितना क्वेश्चंस था बुकलेट में और एक्सरसाइज एनसीईआरटी के किए हो क्वेश्चंस सर बुकलेट सब का लोग? थोड़ा सा बनाए थे। थोड़ा सा नहीं, जितना भी है उसमें, जितना भी दिए हैं तुम लोग को बुकलेट में, जितना भी क्वेश्चंस है वो उस मॉडल का सारा ट्राई कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम एक एक क्लास और दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास जब भी होगा उसको पहले हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? जो भी डाउट्स होगा सब लोग एक साथ कलेक्ट करके रखना। नेक्स्ट क्लास में पहले डिस्कस ही कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जो जो नहीं भी बनाए हो अभी तक तो आज बना लेना, ठीक है? तब तक नेक्स्ट क्लास से पहले तक बना के रखना, बोर्स मॉडल तक एटलीस्ट। बोर्स मॉडल अब तो ये दोनों टॉपिक भी हो गया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तक भी बना लेना, ठीक है? जो भी होगा डाउट वो पहले डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर आगे के टॉपिक करेंगे, ठीक है? तब तक बना लेना तुम लोग, जो लोग नहीं भी बनाया हो तो, ठीक है? सुन लिए ना सब लोग? मयंक, यस सर। आवाज आ रहा है तुमको? हाँ सर। क्वेश्चन बना रहे हो तुम? यस सर। ठीक है, देखते हैं। तो जो जो क्वेश्चन बनाओगे ऑब्वियसली डाउट तो आएगा ही, तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कौन कौन डाउट पूछता है, क्योंकि सारा क्वेश्चन तो बनने वाला है नहीं, ठीक है? तो डाउट आना चाहिए सबके एंड से नेक्स्ट क्लास में। बनाओगे तभी डाउट आएगा, नहीं बनाओगे तो कोई भी डाउट नहीं आएगा फिर, ठीक है? तो आज एंड कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है? आगे